अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है विद द नेम ऑफ सेमेस्टर 4 इयर्स लॉ। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जो सेमेस्टर का है वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, इस ग्रुप का लिंक वीडियो के साथ नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या खासियत है? पहली बात तो ये है कि इस ग्रुप में ये सिखाया जाता है कि आपको एग्ज़ाम का क्या पैटर्न आएगा, एग्ज़ाम का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, अगर एमसीक्यूज़ आ गए तो एमसीक्यूज़ किस तरह के पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस ग्रुप में सिखाई जाती हैं। यहाँ पे आप देखें कि मैं वीडियो के अंदर जो हेडिंग्स मौजूद होती हैं, मैंने उन हेडिंग्स को यहाँ पे देखें ग्रुप में शेयर किया होता है। तो ज़ाहिर ये बात है, जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं उनको ज़रूरत होती है हेडिंग्स की, तो मेरे ग्रुप को अगर वो ज्वाइन करेंगे तो उनको हेडिंग मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आप देखते जाइएगा कि मैंने कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ भेज रखी है कि जिन स्टूडेंट ने मिड टर्म की तैयारी करी, ज़ाहिर बात है मेरे ग्रुप से ही करी थी। मैंने अपने ग्रुप में सारी बातें पीडीएफ्स भी शेयर किए, साथ में मैंने कुछ वीडियोज़ लिंक्स भी शेयर कर दिए थे। यहाँ टॉप पे मैंने वीडियो लिंक्स भी भेज रखे हैं इनको, ताकि ये वीडियो लिंक के ज़रिए भी समझ लें कि मैंने ये पीडीएफ क्यों भेजे हैं, और पीडीएफ ग्रुप में इसलिए शेयर कर दिया ताकि उनको आसानी से डाटा मिल जाए। साथ में मैंने लिंक्स भी यूट्यूब वीडियो के भेज रखे हैं, ऑडियोज़ पे भी समझा दिया है कि इन स्टूडेंट को कैसे अपने डाटे को रिवाइज़ करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन स्टूडेंट ने मिड टर्म की तैयारी मेरे साथ करी है उनके पूरे नंबर आए हैं अपने मिड टर्म के पेपर में। एक स्टूडेंट के सिर्फ एक नंबर कम थे पेपर में। अल्हम्दुलिल्लाह सारों का एक अच्छा रिजल्ट निकला है मिड टर्म का। इंशाल्लाह फाइनल की भी तैयारी मैंने इस पर स्टार्टअप करा दी है। जो भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहता है वो लिंक को ज्वाइन कर ले। इंशाल्लाह बाकी स्टूडेंट्स के साथ साथ आप लोगों को भी तैयारी करा दी जाएगी। अब आप टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। यूनिट 6 का हमारा जो आखिरी मार्शल लॉ है वो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर। ठीक है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ पाकिस्तान में कब लगाया था? 1999 से लेके 2007 तक। मैं भी ऑफ कोर्स उस वक्त बहुत छोटी सी बच्ची थी, तो मैंने ज़ियाउल हक को टीवी पे बहुत ज़्यादा देखा था। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग लेनी है। ठीक है, अगर हमने पिछली मार्शल लॉ वीडियोस नहीं देखी तो वो लाजमी देख लिया करें। ठीक है, क्योंकि देखें ज़रूरी नहीं है यही है, क्या पता पिछला वाला मार्शल लॉ पूछ लें आपसे एग्जाम में, तो थोड़ी सी उनका भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन। मुशर्रफ एरा वॉज द पीरियड व्हेन जनरल परवेज़ मुशर्रफ रूल्ड पाकिस्तान आफ्टर मिलिट्री कू। मुशर्रफ एरा का मतलब होता है एक दौर, एक वक्त। ठीक है, कोई गुजरा हुआ लम्हा, कोई टाइम पीरियड, उसके लिए हम एरा का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने बताना है कि मुशर्रफ एरा का मतलब है एक ऐसा टाइम पीरियड और एक ऐसी हिस्ट्री जिसके अंदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान पे हुकूमत की। कैसे हुकूमत की कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ एक आर्मी के चीफ थे। इन्होंने मिलिट्री यानी कि आर्मी की मदद से पाकिस्तान को टेक ओवर किया किस साल में? 1999 में। ठीक है, ही टुक पावर ऑफ द ओवरथ्रोइंग प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। नवाज शरीफ जिनको आप सब भी जानते हैं, इन्होंने क्या किया जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कि नवाज शरीफ को उन्होंने निकाल दिया। नवाज शरीफ उस वक्त हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, हिज रूल लास्टेड अंटिल 2007। 1999 से लेके 2007 तक ये रहे, और 2007 में इन्होंने जो है छोड़ दिया, यानी कि इन्होंने जो कंट्रोल था पाकिस्तान पे वो छोड़ दिया। ठीक है, चले गए, और क्या रीज़न बना, क्यों छोड़ा, वो हम आगे जानेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में भी बता देना होता है कि इस साल में उन्होंने छोड़ दिया, ताकि पूरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पूरा सा दिखे। ठीक है, आधी बात बोलेंगे इंट्रोडक्शन में तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए कब छोड़ा, कब आए, किस बंदे को निकाला, तो वो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए इंट्रोडक्शन के अंदर। फिर आता है दिस एरा, यानी कि ये दौर इज़ रिमेंबर्ड फॉर मिलिट्री रोल, इकोनॉमिक ग्रोथ, वॉर और टेररिज्म एंड पोलिटिकल रिफॉर्म्स। इस वक्त को हम मुसलमान यानी कि हम पाकिस्तानी इस तरह से याद रखते हैं इस वक्त को, जब मुशर्रफ थे, कि ये ऐसा वक्त था जब हमारे मुल्क पे मिलिट्री ने यानी कि आर्मी वालों ने कंट्रोल कर लिया। ये ऐसा वक्त था जिसमें हमारे पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा हुई, यानी कि पैसा कमाने के लिए ज़्यादा लोगों ने एफ़र्ट्स पुट अप की, यानी कि हमारी हुकूमत ने ऐसी चीज़ें बना के दी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पाकिस्तान में जनरेट हो सके। वॉर ऑन टेररिज्म। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत मैं आपको वॉर ऑफ टेररिज्म का समझा देती हूँ कि ये क्या था। ये वो वक्त था 1999 से लेके 2007 तक। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट घुस गए थे। ये टेररिस्ट बेसिकली पाकिस्तान में इसलिए घुसे थे ताकि पाकिस्तान में
जो हैं धमाके हो सकें और ये चीज़ें हो सकें, ठीक है। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि टेररिस्ट कहाँ से आए, तो बेसिकली इंडिया की तरफ से ऐसे लोग आए थे पाकिस्तान के अंदर, क्या पता दूसरे मुल्कों ने भी भेजे हों, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या था ना कि जो टेररिस्ट आए थे इस वक्त में पाकिस्तान में, तो वो सारे आए हुए थे फाटा की लोकेशन पे। वो लोकेशन बेसिकली स्वात के आसपास बनती थी, तो समझ लें कि ये जो जंग थी ये फाटा यानी कि स्वात के आसपास हो रही थी पाकिस्तान के अंदर। तो उस इलाके के अंदर सारे टेररिस्ट घुस गए थे और उन्होंने ऑफ कोर्स धमाके और वो सारे काम किए। तो ये वो वक्त था जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कंट्रोल ले लिया पाकिस्तान में, और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी उस वक्त बनाए गए, यानी कि इसका मतलब होता है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, पॉलिटिकल सिस्टम में क्या आता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं, पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं जो पॉलिटिक्स में होते हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम को बेहतर करने के लिए पॉलिटिकल रिफॉर्म्स बनाए गए, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम को बेहतर करने के लिए कुछ चेंजेस की गई। रिफॉर्म बेसिकली चेंजेस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है आपने इंट्रोडक्शन में देना है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा मीनिंग एंड डेफिनेशन। एरा का मतलब होता है एक ऐसा पीरियड या एक ऐसी टाइम पीरियड जो हिस्ट्री में इंसानों के मौजूद होती है, यानी कि अगर आप किसी मुल्क के एरा के बारे में बता दो तो आप बेसिकली उस मुल्क की हिस्ट्री बता रहे होते हो, ठीक है। तो उस हिस्ट्री के अंदर या तो कोई लीडर होता है या कोई ऐसा इम्पोर्टेंट इवेंट होता है। इवेंट जैसे कि कोई वॉर होती है, कोई ख़ास वॉर किसी साल में होती है, तो वो भी एरा होता है। उसके अलावा किसी इम्पोर्टेंट लीडर ने कोई रोल अदा किया हो बहुत बड़ा, तो वो चीज़ भी एरा के अंदर आती है, ठीक है। यानी कि किसी इंसान ने या फिर किसी हादसे ने हिस्ट्री में कोई गहरा निशान छोड़ जाए तो वो चीज़ एरा होती है। फिर आता है मुशर्रफ एरा। मुशर्रफ एरा का मतलब ये है कि ये वो टाइम पीरियड है 1999 से लेके 2007 वाला, जिसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान पे कंट्रोल ले लिया आर्मी की मदद से, क्योंकि ये ख़ुद भी आर्मी ऑफिसर थे और सबसे बड़े हेड थे। डेफिनेशन की बात की जाए, दोबारा बात कर लेनी यहाँ पे कि मुशर्रफ एरा जो 1999 से स्टार्ट होकर 2007 तक गया, ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जब आर्मी ने यानी कि मिलिट्री ने कंट्रोल कर लिया पाकिस्तान पे, और मिलिट्री के हेड कौन थे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, इनकी ओरिजिनल पिक्चर है। Characterized by economic development, political reform, military influence and Pakistan's role in global war on terrorism। यहाँ पे हमने बताना है कि ये टाइम पीरियड सिर्फ ये नहीं है कि इसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ आए थे। इस टाइम पीरियड ने यानी कि इस सालों में हमें ये चीज़ भी बताई गई कि ये वो वक्त था जब पाकिस्तान में ज़्यादा पैसा जनरेट हो रहा था, बन रहा था। पॉलिटिक्स जो थी, पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो रहा था, बेहतर किया जा रहा था। जो आर्मी थी, आर्मी ने ज़ाहिर बात अपना इन्फ्लुएंस कंट्रोल रखा हुआ था पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान जो है टेररिज्म का भी शिकार बना, यानी कि इस पर टेररिस्ट आए जिसने पाकिस्तान को ख़राब करने की कोशिश की। आपको पता है टेररिस्ट जब घुसते हैं तो वो बम ब्लास्ट करते हैं, अपने आप को शहीद कर देते हैं, साथ में और लोगों को उनके साथ भी फिर गलत हो जाता है, ठीक है। हमने पिछली दफ़ा वो न्यूज़ सुनी होगी एक मस्जिद की इस्लामाबाद में, कि उसमें हुआ ये था कि एक दहशतगर्द आया, उसने मस्जिद के अंदर ही अपने आप को ब्लास्ट कर दिया था। तो ये एक एग्जांपल है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं ये टेररिस्ट आके पाकिस्तान में, सही है। नेक्स्ट पे आपने बैकग्राउंड थोड़ा सा देना है कि क्या बैकग्राउंड आया, क्या वजह बनी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ इस हुकूमत में आए, ठीक है। बैकग्राउंड में आपने सबसे पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बताना है। इंस्टेबिलिटी का मतलब है कि कोई चीज़ तरतीब में ना हो, कोई चीज़ जो मौजूद है वो ख़राब हो जाए, उसके लिए हम इंस्टेबिलिटी का वर्ड यूज़ करते हैं। पॉलिटिक्स में इंस्टेबिलिटी इस तरह से आ गई तो आपने इसमें लिखना है इन 1990s पाकिस्तान हैड अनस्टेबल गवर्नमेंट विद फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। 1990s का जो दौर था उसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट अनस्टेबल रही, यानी कि गवर्नमेंट ख़राब रही, कि मुसलसल उसमें प्राइम मिनिस्टर्स बदले जा रहे थे, ठीक है। टेंशंस ग्रू बिटवीन द नवाज शरीफ एंड द मिलिट्री लीडिंग टू क्राइसिस। और उस वक्त क्या हुआ कि नवाज शरीफ की मिलिट्री वालों से लड़ाई लग गई किसी बात पे, जिसकी वजह से जो सिस्टम है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। तो ये रीज़न बतानी है आपने यहाँ पे। फिर बताना है मिलिट्री कूप। ऑन 12 अक्टूबर 1999 जनरल परवेज़ मुशर्रफ ओवरथ्रू प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। फिर आखिर में जब ये सारी बातें हो गई, फिर आखिरकार 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ को प्राइम मिनिस्टर की सीट से हटा दिया गया। मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया,
मैंने उल्टा बोल दिया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर की सीट से हटा दिया, ठीक है। अच्छा, फिर आपने बताना है कि मुशर्रफ इम्पोज मिलिट्री रोल एंड बिकम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान। मुशर्रफ ने क्या किया, अपना आर्मी का रोल निभाया और वो चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्जीक्यूटिव कौन होता है। एग्जीक्यूटिव एक ऐसा इदारा है जिसका काम होता है गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, यानी कि गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट हैं उनको चलाना, जो लॉज बने गए हैं और लॉज को अप्लाई कराना डिपार्टमेंट्स पे भी, लोगों पे भी। और इस एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का इसके अलावा ये भी काम होता है कि जो आर्मी है, नेवी है, उन पे भी ये कंट्रोल करती है। आपने देखा ही होगा कि पॉलिटिकल साइंस में 3 ब्रांचेस थी। एक लेजिस्लेटिव ब्रांच है जो लॉ बनाती है, एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच है जो लॉज पे अमल कराती है, गवर्नमेंट की ब्रांचेस को चलाती है, और एक जुडिशरी की ब्रांच जिसमें कोर्ट्स वगैरह आती हैं। वैसे ही सेम टू सेम वही एग्जीक्यूटिव का यहाँ पे भी जिक्र है, ठीक है। इसके साथ चीफ का वर्ड जब यूज़ हो जाए, इसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच के ये हेड थे, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने वाले ये हेड थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हम देंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। पाकिस्तान वॉज फेसिंग political instability, economic changes, and security concern. International focus on terrorism increased after 9/11. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान उस दौर में ऑब्वियसली पॉलिटिक्स काफ़ी ख़राब हो गया था, पैसों के मामला में भी बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिले पाकिस्तान में, और जो सिक्योरिटी थी यानी कि जो प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी मिलनी चाहिए पाकिस्तान में वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। और ज़ाहिर ही बात है उस वक्त टेररिस्ट भी आ चुके थे पाकिस्तान में, जिससे और ही ज़्यादा बुरा माहौल हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हुई पाकिस्तान में। फिर अब यहाँ से हमने फ़ीचर्स बतानी है। फ़ीचर्स मीन्स क्वालिटीज़ बतानी है कि क्या क्वालिटीज़ हैं मुशर्रफ की। तो सबसे पहली क्वालिटी है मिलिट्री रोल। मुशर्रफ टुक फुल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। मुशर्रफ ने क्या किया, गवर्नमेंट पे अपना पूरा कंट्रोल कर लिया, ठीक है। कैसे कंट्रोल किया, आर्मी की मदद से, मिलिट्री की मदद से। पोलिटिकल पार्टीज़ वर कंट्रोल्ड बट पार्शियल डेमोक्रेसी वॉज अलाउड लेटर। कह रहे हैं कि पोलिटिकल पार्टीज़ को उन्होंने कंट्रोल में तो रखा था शुरू में, लेकिन बाद में जाके क्या किया, डेमोक्रेसी सिस्टम भी थोड़ा बहुत अलाउ कर दिया। देखें, डेमोक्रेसी में ये होता है ना कि वोट्स आम सिटीजन्स दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब कंट्रोल किया जाता है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, तो थोड़ा सा डिक्टेटरशिप का उन्होंने रोल भी अदा किया, लेकिन थोड़ी सी डेमोक्रेसी भी बाद में दे दिया। अगर आपको ये दोनों टॉपिक्स का मतलब नहीं पता, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी की, तो यहाँ पे मैं वीडियो लिंक लगा दूँगी इन दोनों टॉपिक्स का। ये पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, वहाँ से जाके आप देख लें ताकि आपको समझ लग जाए सारी पॉलिटिक्स, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट सिखाता ही पॉलिटिक्स है। नेक्स्ट हेडिंग आती है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, यानी कि पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंजेस आई। रिफॉर्म्स का मतलब होता है चेंजेस। आप पॉलिटिकल चेंजेस नहीं लिख सकते, रिफॉर्म्स ही लिखें, ताकि आप लोगों को रिफॉर्म का मतलब ही पक्का दिमाग में बैठ जाए कि इसका मतलब होता है चेंजेस आना किसी चीज़ में, यानी कि एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स ईजाद किए गए जिसकी मदद से कोई सिस्टम चेंज हो सके, ठीक है। इंट्रोड्यूस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम डिवोल्यूशन प्लान इन 2001। कह रहे हैं कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स यानी कि पॉलिटिक्स को बेहतर करने के लिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ईजाद हुआ, बनाया गया। किस साल में बनाया गया, 2001 में। इसकी मदद से क्या फ़ायदा हुआ, इसकी मदद से मोर पावर टू द लोकल लीडर्स, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट थी, यानी कि आम जो लोकल गवर्नमेंट थी छोटी वाली, उनके लीडर्स को भी पावर्स दे दी गई इस सिस्टम की वजह से। कंडक्टेड जनरल इलेक्शंस इन 2002 अंडर हिज सुपरविजन। और परवेज़ मुशर्रफ के कंट्रोल के अंदर ही इलेक्शंस किए गए पाकिस्तान के अंदर 2002 में, यानी कि नॉर्मल जो बंदे, हम जैसे आम सिटीजन जब वोट देते हैं उसको इलेक्शन प्रोसेस कहते हैं, तो हम जैसे आम सिटीजन्स भी अब वोट दे सकते थे, लेकिन मार्शल लॉ तब भी लगा हुआ था क्योंकि ये कंट्रोल में रहे थे, तब भी इलेक्शन सिस्टम इन्होंने ईजाद कर लिया। जो पिछले मार्शल लॉज थे ना, उसमें इलेक्शन सिस्टम हो ही नहीं रहा था, उसमें इलेक्शन होते ही नहीं थे, क्योंकि जो हेड्स थे, जैसे ये यहाँ पे मुशर्रफ है ना, तो बाकी जो मार्शल लॉ जो इससे पहले वाले हैं उस पे इलेक्शंस रोके गए थे, उस पे ये सब कुछ रोका गया था। बट मुशर्रफ वो वाहिद इंसान थे जिनकी मौजूदगी में प्रॉपरली इलेक्शन सिस्टम भी हो रहा था, ठीक है। फॉर्म्ड हिज ओन पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू टू सपोर्ट हिज रोल। इन्होंने अपनी एक खुद की पार्टी बनाई जिसका नाम इन्होंने रख दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के नेम से। अब ये पार्टी किसको सपोर्ट करती थी, मुशर्रफ को ही सपोर्ट करती थी, क्योंकि मुशर्रफ ने ही ये पार्टी अपने लिए बनाई। नेक्स्ट हेडिंग आती है कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट्स की। पास्ट द 70th अमेंडमेंट टू लीगलाइज मुशर्रफ्स पावर। लीगलाइज का मतलब होता है कि मुशर्रफ ने अपने फ़ायदे के लिए एक ऐसे लॉ बनाए जिसकी मदद से मुशर्रफ की जो पावर्स हैं, जो वो एक्शंस ले रहे हैं गवर्नमेंट में, जो भी काम कर रहे हैं, वो पावर्स होती हैं, ठीक है, उन पावर्स को
लॉ की भी सपोर्ट मिल जाए। तो इसीलिए इन्होंने ये 17th अमेंडमेंट के अंदर ये चीज़ें डाली, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो 17th अमेंडमेंट है उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है, ठीक है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में एक अमेंडमेंट हुआ जो बहुत मशहूर हुआ था, वो अमेंडमेंट हुआ था 2025 में, पिछले साल ही, ठीक है। तो इस अमेंडमेंट का नाम था 25th अमेंडमेंट, ठीक है, यानी कि 25th दफ़ा पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नमेंट की पावर्स हैं उनमें थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ की गई। वैसे ही उस ज़माने में 70th अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसकी मदद से मुशर्रफ की जो पावर्स थी उन पर लॉ का भी सपोर्ट आ गया इस अमेंडमेंट की मदद से। फिर आता है मेंटेन्ड पाकिस्तान एज अ फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम बट प्रेसिडेंट हैड स्ट्रॉन्ग पावर्स। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इन्होंने फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम को मेंटेन रखा लेकिन प्रेसिडेंट के पास पावर ज़्यादा रखे। अब ये लाइन आपको अच्छे से समझ नहीं लगेगी, इसको समझाने के लिए बताना पड़ेगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये होता है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर भी रहता है, प्राइम मिनिस्टर के पास भी पावर्स होती हैं। प्रेसिडेंट जब स्ट्रांग होता है ना किसी मुल्क में, तो वहाँ पे जिस मुल्क में प्रेसिडेंट स्ट्रांग हो, ज़्यादा पावर्स हो, उतनी ही जितनी प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं, तो उस मुल्क में पार्लियामेंट्री सिस्टम मौजूद नहीं होता, प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम किसी मुल्क में अगर हो तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास होती हैं गवर्नमेंट को चलाने की। इस वक्त इसकी एग्जांपल मैं दे सकती हूँ यूएसए के कंट्री की। यूएसए में कौन सबसे ज़्यादा मशहूर है? डोनाल्ड ट्रम्प्स। तो डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना, डोनाल्ड ट्रम्प्स कह दिए, जो डोनाल्ड ट्रम्प है ना, उनके पास ज़्यादा पावर्स इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे यूएसए में सिर्फ प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है, ठीक है। वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं। जहाँ तक रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर होती हैं कि वो गवर्नमेंट को चला सके। लेकिन हुआ पता है क्या था? जब तक मुशर्रफ रहे तब तक प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर्स थी, ठीक है। वरना अगर आप आजकल के कॉन्स्टिट्यूशन को देखो, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 1973 में, ये आखिरी कॉन्स्टिट्यूशन था। इससे पहले 2 कॉन्स्टिट्यूशन थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, टॉपिक लगा देती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन वाली, लाजमी देखिएगा, आप लोगों के टॉपिक है। तो जो आखिरी कॉन्स्टिट्यूशन था जो 1973 में बनाया गया, उसके अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम था जिसमें अपना प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावर्स थी और प्रेसिडेंट के पास ऐसा कोई पावर्स नहीं थी। लेकिन जब तक ये परवेज़ मुशर्रफ रहे, इन्होंने क्या किया, अपनी पावर्स को बढ़ा दें लॉ की हेल्प लेके। समझ आ गया आप लोगों को बात? यानी कि पाकिस्तान में चल तो पार्लियामेंट्री सिस्टम रहा है, लेकिन इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम को भी कंटिन्यू रखा, जिसकी मदद से प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर्स आ गई, क्योंकि खुद जो है प्रेसिडेंट का भी रोल अदा कर रहे थे। फिर आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़। इकोनॉमिक का मतलब है पैसा कैसे कमाया जाएगा, सही है। तो इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान सॉ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जब मार्शल लॉ लगाया गया था, यानी कि जब मुशर्रफ मौजूद थे गवर्नमेंट में, तो इनकी मौजूदगी में पाकिस्तान में पैसा बढ़ना शुरू हो गया, यानी कि जो जीडीपी है वो राइज़ होना शुरू हो गया। जीडीपी का मतलब ये है कि जितनी भी पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ हैं या फसलें हैं, जो कुछ भी है, जो भी इनमें से पैसा कमा रहा है, वो पैसा ही बेसिकली जीडीपी है। तो ज़ाहिर बात है, सारे जो कुछ भी मौजूद है उसको अगर सारों को कैलकुलेट किया जाए तो हमारा जो जीडीपी है वो बढ़ चुका था मुशर्रफ की मौजूदगी के दौरान, ठीक है। पिछले साल से ज़्यादा इनकम इनकी मौजूदगी में हमें देखने को मिली। फिर आता है इंक्रीज़ इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और इनकी मौजूदगी में बाहर वाले मुल्क ज़्यादा हम पे इन्वेस्ट भी कर रहे थे। डेवलपमेंट इन टेलीकॉम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी मौजूदगी में टेलीकॉम और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ, ठीक है। तो हम इन दोनों को पहले समझते हैं कि ये क्या है। टेलीकॉम का मतलब है कि इनकी मौजूदगी में पाकिस्तान में इंटरनेट फैसिलिटी वो ज़्यादा अवेलेबल हो गई, यानी कि लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस आ गया। रेडियोज़ भी इनकी मौजूदगी में आना शुरू हो गए पाकिस्तान में। टीवी और ब्रॉडकास्टिंग होती थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। यानी कि ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ और चीज़ें जो हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आम कर दी गई इनकी मौजूदगी में। उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसका मतलब होता है पाकिस्तान में रोड्स बनना, पाकिस्तान में ब्रिजेस बनना, ठीक है। किसी किस्म की डेवलपमेंट होना, तो वो चीज़ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने इम्प्रूवमेंट की थी। नेक्स्ट हेडिंग आती है फॉरेन पॉलिसी एंड द वॉर ऑन टेरर। पाकिस्तान बिकेम अ की एलाई ऑफ द यूएसए इन द वॉर ऑफ टेररिज्म आफ्टर 9/11। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 9/11 में जो जंग हुई
उस वक्त में पाकिस्तान यूएसए का एक्सपोर्टर बन गया। एलाई को हम सपोर्टर के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि पाकिस्तान ने यूएसए को सपोर्ट किया था। क्यों सपोर्ट किया था? क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में टेररिज्म लगी हुई थी और भी मुल्कों में लगी हुई थी, यानी कि टेररिस्ट घुसे हुए थे। सही है। तो ये जंग बेसिकली 9/11 की बात करें हैं। तो 9/11 की हिस्ट्री आप यूट्यूब से या डिफरेंट चैनल से देख सकते हो। लोगों ने बड़े मज़े से 9/11 की ऊपर पूरी हिस्ट्री बड़े अच्छे से प्रॉपर सीन्स के साथ बनाई हुई हैं। तो आप देख सकते हो, वहाँ से जाके आपको अच्छे से 9/11 की हिस्ट्री समझ लगेगी कि ये कौन सी वॉर थी, क्या उस दिन हुआ था। ठीक है। सपोर्टेड द यूनाइटेड स्टेट्स इन अफगानिस्तान अगेंस्ट तालिबान। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी बहुत हेल्प की। इससे जो पिछला वाला मार्शल लॉ था जिसमें जनरल ज़ियाउल हक थे, तो उनकी मौजूदगी में अफगानिस्तान को उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, क्योंकि उस वक्त अफगानिस्तान की जंग रशिया से लगी हुई थी। तो वो मैंने पिछले मार्शल लॉ की वीडियो में समझाया था, जिसमें मार्शल लॉ हेड ज़ियाउल हक थे। इसमें मार्शल लॉ हेड अपना मुशर्रफ है। ठीक है। तो ऑफ कोर्स जो चीज़ उसमें हुई वो इसमें भी कंटिन्यू कर देगी कि वो जो पाकिस्तान है उसने यूनाइटेड नेशन को भी सपोर्ट किया और अफगानिस्तान को भी सपोर्ट किया जंग करने में। ठीक है। रिसीव्ड इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एड्स फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज़। और पाकिस्तान को भी सपोर्ट दूसरे कंट्री से, यानी कि वेस्टर्न कंट्री से भी मिल रही थी, जिन्होंने पाकिस्तान को पैसों के मामले में और आर्मी को भी बहुत सपोर्ट दी। यानी कि अगर पाकिस्तान के आर्मी को किसी किस्म के वेपन्स चाहिए या जो भी चाहिए, वो चीज़ भी बाहर के मुल्कों ने पाकिस्तान को दी। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आती है सोशल एंड मीडिया रिफॉर्म्स। सोशल एंड मीडिया रिफॉर्म्स का मतलब ये है कि मीडिया, जैसे कि ये जो अभी आप यूज़ कर रहे हो यूट्यूब, ठीक है, ये भी एक मीडिया है। उसके अलावा पुराने दौर की बात की जाए, जो पुराना वक्त था हमारा 2000 का जब साल चला था, उस वक्त ऑफ कोर्स ये जो मोबाइल्स थे इस पे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं थे। लोग टीवी ही ज़्यादा देखते थे उस ज़माने में, रेडियोज़ ही ज़्यादा देखते थे। ठीक है। तो इनकी मौजूदगी में ज़ाहिर बात है सोशल मीडिया यानी कि रेडियोज़ का यूज़ होना, टीवी का यूज़ होना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक है। इस चीज़ को कहते हैं लिबरलाइज्ड। लिबरलाइज का मतलब है किसी चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन ख़त्म करा देना। ठीक है। ऑफ कोर्स पुराने वक्त में रिस्ट्रिक्शंस होती थी टीवीज़ एंड हर चीज़ पे कि इस्लाम, अगर टीवी कोई देखेगा अभी तो उस पर सिर्फ इस्लामिक चैनल्स होंगे। लेकिन इनके वक्त में क्या हुआ कि मीडिया थोड़ा सा ज़्यादा आ गया पाकिस्तान में, यानी कि इंटरनेट एक्सेस बहुत ज़्यादा हो गया। तो आज़ादी होगी लोगों को कि वो टेलीविज़न को और मीडिया को यूज़ कर सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। तो लोगों ने प्राइवेट टीवीज़ भी लेना शुरू कर दिए। प्राइवेट टीवीज़ कह रही हूँ, प्राइवेट चैनल्स बनाना शुरू कर दिए। प्राइवेट चैनल्स मींस कि मैं कुछ ऐसे चैनल्स की एग्जांपल तो मेरे जहन में आ नहीं रही, यानी कि आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों ने मॉर्निंग शोज़ बनाए होते थे, टीवी पे उनका चैनल लगा होता मॉर्निंग शो का, कि आज फीमेल औरतें थी जो मॉर्निंग शो चलाती थी और गेस्ट को वो बुलाती थी। तो ये चीज़ें जो है पाकिस्तान में शुरू में स्टार्ट हुई। उस ज़माने में तो ज़ाहिर बात है शुरुआती दौर था, तो औरतें जो हैं इस्लाम के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करती थी। लेकिन आजकल तो बहुत ही जनरेशन अजीब सी हो गई है कि आजकल मॉर्निंग शोज़ की जो टीवी चैनल्स हैं वो टिकटॉकर्स को बुला लेते हैं। तो मुझे ये पर्सनली आजकल के दौर का जो हरकतें हो रही हैं वो इतनी पसंद नहीं आ रही। लेकिन उस ज़माने में जो टीवी चैनल्स भी थे ना, तो वो वहाँ पे अगर कोई प्राइवेट बंदा भी अपना टीवी चैनल बनाए, यानी कि अपना एक पसंद का चैनल बनाए जिस पे वो मॉर्निंग होस्ट को बिठाते थे जो इस्लाम के मुताबिक डिस्कस करते थे और सारा, तो वो उस वक्त ऐसा होता था। ठीक है। तो एजुकेशन एंड द हेल्थ इनिशिएटिव्स वर प्रमोटेड। इनिशिएटिव की जगह आप कोई और वर्ड यूज़ कर लें, इसकी जगह लिख दें। इनिशिएटिव का मतलब है कोई नई चीज़ डालना, जैसे कि एजुकेशन में और हेल्थ में नई तालीम को डाला जा सके। ठीक है। नई तालीम को प्रमोट किया जा सके। ठीक है। बट अनइवनली इन प्रोविंसेस। अनइवनली का मतलब ये है कि कुछ प्रोविंसेस पाकिस्तान के ऐसे थे जिसमें तालीम और हेल्थ पे प्रमोशन तो होती थी, ज़्यादा एडवांस तो किया जाता था इन चीज़ों को, लेकिन कुछ प्रोविंसेस ऐसे थे जिन्होंने एजुकेशन को बेहतर नहीं किया और ना ही उन इलाकों की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, यानी कि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स थे, वो तो ज़्यादा अच्छे नहीं हो पाए। तो ये चीज़ जो है यहाँ लिखी है। बात रहा गया था अचीवमेंट्स ऑफ द मुशर्रफ के दौर में क्या अचीवमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हमने इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करनी कि इनकी मौजूदगी में पैसा बहुत ज़्यादा जनरेट हुआ, कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, यानी कि पैसा ग्रो किया। ठीक है। पैसा ग्रो करने के साथ साथ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चीज़ें बनने लगी, यानी कि रोडें बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गई, ऐसी ऐसी रोडें जो बहुत दूर दूर तक जाती थी। साथ में ब्रिजेस बनना शुरू हो गए और भी डिफरेंट बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गई। तो ये सब जो कंस्ट्रक्शन होती है इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है
डेवोल्यूशन प्लान गेव पावर टू लोकल गवर्नमेंट। डेवोल्यूशन प्लान के ज़रिए से क्या हुआ कि आम जो लोकल गवर्नमेंट है उनको भी पावर दी गई। ये बेसिकली जितना कुछ भी मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ ये ऑलरेडी हमने ऊपर भी पढ़ा, दोबारा से यहाँ दोहराया गया है, यानी कि जो सेलियंट फीचर्स हमने पढ़े थे मुशर्रफ के वही चीज़ें यहाँ दोबारा लिखी गई हैं, ठीक है, तो परेशान नहीं होना। स्ट्रॉन्गर इंटरनेशनल रिलेशन स्पेशली विद द यूएसए आफ्टर 9/11। पाकिस्तान का जो रिलेशन है बाहर के मुल्कों के साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, ख़ास तौर पे 9/11 के बाद। 9/11 जो टेररिस्ट अटैक था 9/11 में जो हुआ था, ऑफ कोर्स उसने पूरी दुनिया में जो है इस 9/11 के बारे में पूरी दुनिया तक इन्फॉर्मेशन तो गई थी, ठीक है। तो इस 9/11 की वजह से ऑफ कोर्स पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गया। 9/11 की हिस्ट्री आपको नेट से बड़े आसानी से मिल जाएगी। आप चाहें तो एआई की मदद से 9/11 की हिस्ट्री को आसान करके भी पूछ सकते हैं। उसके ज़रिए क्या होगा कि आप इस पोर्शन के अंदर 9/11 की जब डिटेल दे देंगे तो एग्जामिनर आपके इस नॉलेज से खुश होगा कि आपने 9/11 को भी याद रखा कि जो 9/11 में हुआ क्या था, क्या क्या बातें हुई, टेररिस्ट ने कैसे अटैक किया, सही है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप नेट से लेके इसमें दे सकते हैं। फिर आता है अलाउड फ्रीडम ऑफ मीडिया एंड ग्रोथ ऑफ द प्राइवेट टीवी। और ज़ाहिर ये बात जो पर बात पड़ी थी कि इनकी मौजूदगी में मीडिया पे फ्रीडम आ गई, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इनके दौर में 1990 से लेके 2007 में यूट्यूब चैनल्स भी बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गए, क्योंकि ऑफ कोर्स मीडिया पे पाबंदी ख़त्म कर दी गई थी। उसके साथ यानी कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स आना शुरू हो गए। उसके साथ जब टीवी की अगर हम बात करें तो टीवी भी आपको डिफरेंट चैनल्स, आम प्राइवेट बंदों के चैनल्स भी देखने को मिलते थे जो अपनी पसंद का मॉर्निंग शो या कोई भी चीज़ स्टार्ट कर सकते थे। तो इनके दौर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती थी। अब आती है प्रॉब्लम्स एंड क्रिटिसिज्म। प्रॉब्लम्स एंड क्रिटिसिज्म में हमने बताना है कि इन्होंने पॉलिटिक्स को बहुत सुप्रेस किया, यानी कि पॉलिटिक्स सुप्रेशन में थी। सुप्रेशन मीन दबाना, पॉलिटिक्स पे कंट्रोल रखना, ठीक है। तो मुशर्रफ ने क्या किया, डिसमिस कर दिया जजेस को हु अपोज्ड हिम, यानी कि जो भी जज मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जा रहा था उन सब जजेस को मुशर्रफ ने अपनी पोस्ट से निकाल दिया था, यानी कि जज की कुर्सी से हटा दिया था। लिमिटेड द रोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड अपोजिशन। पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो भी अपना रोल नहीं अदा कर पा रही थी, क्योंकि उन पे भी सख्ती लगा दी थी मुशर्रफ ने, और साथ में जो अपोजिट पार्टी थी जो कि मुशर्रफ के ख़िलाफ़ थी उन पे भी इन्होंने सख्ती लगा दी थी। कॉन्फ्लिक्ट्स विद द जुडिशरी एंड लॉयर्स। कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स लड़ाई लगना, किसी बात पे एतराज़ होना, लड़ाई लगना, ये चीज़ कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट। तो लड़ाई इनकी किसके साथ लगी थी मुशर्रफ की, जुडिशरी से और लॉयर से, यानी कि जजेस के साथ इनकी लड़ाई लग जाती थी और वकीलों के साथ लगती थी, ठीक है। जजेस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द मिलिट्री रोल इन द लॉयर्स मूवमेंट। लॉयर्स मूवमेंट एक हुआ था पाकिस्तान में, जिसमें क्या हुआ था कि जो जजेस थे और वकील थे इनके खिलाफ खड़े होके सड़कों पे निकल आए। प्रोटेस्ट का मतलब है सड़कों पे निकलना, और प्रोटेस्ट इसलिए होता है जब कोई हेड ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती करे किसी पे या नौकरी से निकाल दे, ठीक है। तो ज़ाहिर ही बात है मुशर्रफ की इनके साथ लड़ाई थी किसी बात पे, तो जो जजेस थे और जो लॉयर्स थे वो इनके खिलाफ निकल आए, और ऐसे वक्त को और ऐसे टाइम को कहा गया लॉयर्स मूवमेंट, ठीक है, क्रिएटिंग द पॉलिटिकल टेंशन। और इन वकीलों के निकलने से क्या हुआ कि पूरे पाकिस्तान में एक जो है बात फैल गई, ठीक है, और पॉलिटिक्स में भी बातें फैलना शुरू हो गई, यानी कि जब वकीलों ने एक्शन लेना शुरू कर दी मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तो पॉलिटिक्स में बाकी के लोग थे उन्होंने भी इस पे रिएक्ट करना शुरू कर दिया, और वो लोग भी आगे निकलना शुरू हो गए, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ खड़े होना शुरू हो गए। फिर आता है टेररिज्म एंड द सिक्योरिटी चैलेंजेस। इसमें बताना है कि राइज इन टेररिस्ट अटैक इन पाकिस्तान स्पेशली इन नॉर्थ वेस्टर्न एरिया एंड सिटीज़। और जब तक मुशर्रफ एज अ हेड थे मौजूद पाकिस्तान के अंदर, तो उस वक्त जो है पाकिस्तान पे मुसलसल अटैक्स हो रहे थे। जो मैंने शुरू में बताया था कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से दहशतगर्द गुजर कह रही हूँ, बहुत से दहशतगर्द आ गए थे, घुस गए थे, मैंने घुसने को ही गुजर कह दिया, ठीक है, तो इस तरह की मिस्टेक कर जाती हूँ। अच्छा, उसके अलावा ये जो टेररिस्ट यानी कि जो दहशतगर्द आए थे पाकिस्तान में, ज़ाहिर ही बात है ये आके चले थोड़ी जाएंगे, इन्होंने आके बहुत ज़्यादा बम ब्लास्ट करे, बहुत गलत हरकतें करी, ठीक है। तो ये चीज़ भी उसी वक्त हो रही थी जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ हेड बने हुए थे, यानी कि कंट्रोल कर रहे थे पाकिस्तान को। और ये जंगें ज़्यादा किस इलाके में हो रही थी, नॉर्थ वेस्ट एरियाज़ में और सिटीज़ में, पाकिस्तान की सिटीज़ में, और नॉर्थ साइड मतलब नॉर्थ साइड का जो एरिया बनता है पाकिस्तान का उस तरफ ये चीज़ें ज़्यादा हो रही थी। कंट्रोवर्शियल रेफरेंडम। मुशर्रफ हेल्ड अ रेफरेंडम इन 2002 टू एक्सटेंड हिज रूल विच वॉज क्रिटिसाइज्ड इंटेंशनली। रेफरेंडम का मतलब है
रेफरेंडम को बहुत से स्टूडेंट्स डेमोक्रेसी के साथ जोड़ते हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं होती। डेमोक्रेसी में क्या होता है, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में डेमोक्रेसी नहीं पढ़ा तो मैं यहाँ थोड़ा सा समझा देती हूँ। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ में होते हैं, जैसे कि समझे कि ये बंदा पीटीआई का है, ये बंदा नून लीग का है, ये मशहूर पार्टीज़ है पाकिस्तान की, ठीक है। और समझे कि ये बंदा पीपीपी पार्टी का है, सही है, जिसको अक्सर सिंधी और कराची सपोर्ट करते हैं। अच्छा, बहरहाल ये 3 डिफरेंट पार्टीज़ हैं। अब ये सारे बंदे कहते हैं कि हमें प्राइम मिनिस्टर बनना है पाकिस्तान का, तो ये लोग जलसे करेंगे, यानी कि जगह जगह स्टेज पे जाएंगे, स्पीचेस देंगे और ये सारा काम करेंगे ताकि लोगों का ट्रस्ट जीत सकें। और फिर जो अवाम है, हम जैसे जो लोग हैं, हम फिर वोट देते हैं, ठीक है। तो जिस बंदे को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे फिर वही बंदा हेड बन जाता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनता है। ये चीज़ होती है डेमोक्रेसी में। लेकिन जहाँ तक ये बात रेफरेंडम की, वो ऐसी नहीं होती। रेफरेंडम में क्या होता है, किसी एक डिसीजन के ऊपर फैसला लेना होता है। जैसे कि अगर सपोज़ मैं इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर हूँ और मैं कोई काम करना चाह रही हूँ और मुझे उस काम पे अपने अवाम से सजेशन चाहिए, यानी कि अपने ही मुल्क के बंदों से, जैसे कि हम जैसे आम सिटीजन्स हैं, उनसे सजेशन चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि मैं इस्लामाबाद से रावलपिंडी में एक अंडरग्राउंड ट्रेन बनाने लगी हूँ, क्या मुझे ये बनानी चाहिए कि नहीं? तो मैं रेफरेंडम में एक येस की ऑप्शन रखूँगी, एक नो की ऑप्शन रखूँगी। तो जो अवाम येस करेगी तो इसका मतलब है अंडरग्राउंड ट्रेन बनेगी, यानी कि जो ज़मीन के नीचे जो ट्रेन चलती है बाहर वाले मुल्कों में, वो मैं बनवाना चाह रही हूँ। लेकिन कुछ लोग कहेंगे रावलपिंडी के येस, बट कुछ ऐसे होंगे जो नो को भी टिक करेंगे। जो वोट सबसे ज़्यादा आएगा उसी की मदद से फ़ैसला लिया जाएगा। अगर ज़्यादा लोगों ने येस पे टिक कर लिया, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों को मिला के, तो फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा, यानी कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर ज़्यादा लोगों ने नो पे क्लिक कर दिया है, नो पे वोट कर दिया है, तो वो चीज़ फिर नहीं होगी। यही चीज़ होती है रेफरेंडम। कि रेफरेंडम को मुशर्रफ ने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया। कि इन्होंने क्या किया, 2002 में एक रेफरेंडम पास किया जिसमें इन्होंने कहा कि क्या मुशर्रफ को हेड रहना चाहिए कि नहीं। तो अगर वोट्स कम भी आ जाते तो जैसे तैसे करके मुशर्रफ अपनी ताकत की मदद से वोट्स ज़्यादा करवा के अपने आप को जितवा देते, ठीक है। और वो वोट्स होते सिंपल येस एंड नो के। इस पे कोई भी अपोजिट पार्टी नहीं होती, ये अकेले होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये अपने लिए ही एक डिसीजन के लिए रेफरेंडम को इन्होंने यूज़ किया। ये रेफरेंडम ना भी यूज़ करते तब भी इन्होंने छोड़नी तो नहीं थी वो सीट, लेकिन इन्होंने रेफरेंडम को यूज़ करके ये एहसास दिलाया कि ये लॉ की मदद लेके जो है सपोर्ट ले रहे हैं अवाम की। बट हुआ पता है क्या, कि जब इन्होंने रेफरेंडम कराया तो जो बाकी के मुल्क के लोग थे, जो आसपास के जो लोग थे, उन्होंने इस हरकत पे मुशर्रफ को क्रिटिसाइज़ किया और इस चीज़ को सही नहीं समझा कि मुशर्रफ अपने आप को जताने के लिए, अपने आप को हुकूमत में रखवाने के लिए रेफरेंडम का प्रोसेस क्यों यूज़ करे, जबकि रेफरेंडम की ज़रूरत की भी जाए हमारे मुल्क पाकिस्तान को चाहिए कि प्रॉपर वोटिंग सिस्टम हो जिसमें बहुत से बंदे खड़े हों, पार्टीज़ खड़ी हों और वहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस हो और वो लोग आके गवर्नमेंट को चलाएं, ना कि एक मिलिट्री ऑफिसर कंटिन्यू करे। ये बाकी लोग कह रहे थे, मैं नहीं कह रही हूँ। ऐसा ना हो मुशर्रफ की आर्मी मुझे उठा के ले जाए, जेल में डाल दे। अच्छा, फिर आता है एंड ऑफ मिलिट्री रोल, ऑपोजिशन, जुडिशरी, पब्लिक प्रोटेस्ट। मुशर्रफ के बारे में ऑफ कोर्स ऑपोजिट पार्टी में जो मुशर्रफ को पसंद नहीं करते थे, वो उनके ऑपोजिट रहते थे, तो उन्होंने भी इनकी बहुत बुराई की। जो जुडिशरी थी जिसमें सारे जजेस और वकील भी शामिल थे, उन्होंने भी इनको सपोर्ट नहीं किया। और जो आम पब्लिक थी वो भी इनके खिलाफ सड़कों पे निकल आई, जिसकी वजह से मुशर्रफ को रिज़ाइन देना ही पड़ गया 2008 में। क्योंकि जिस तरह के हालात हो गए थे ना, लोग इनको चाह ही नहीं रहे थे कि ये हुकूमत में रहें, तो इनको फिर रिज़ाइन लेना पड़ गया। फिर आता है एंड ऑफ मुशर्रफ एरा। 2008 में मुशर्रफ का जो दौर था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि 2008 में मुशर्रफ ने रिज़ाइन कर लिया, क्योंकि उनको लॉस हो गया पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट भी और आर्मी से। यानी कि आर्मी ने भी जवाब दे दिया इन पे, क्योंकि आर्मी भी साथ इनका नहीं दे रही थी, साथ में जो डिफरेंट पार्टीज़ थी उन्होंने भी इनका साथ देना छोड़ दिया। ऊपर से बहुत से लोग इनके खिलाफ हो गए, तो उन्होंने 2008 में वो कुर्सी ही छोड़ दी और छोड़ के चले गए। Democratic government under Asif Ali Zardari and PPP came into power after his departure। और जैसे ही चले गए मुशर्रफ छोड़ के पाकिस्तान को, रिज़ाइन दे दिया इन्होंने, तो इनकी जगह कुर्सी किसने संभाल ली? आसिफ अली जरदारी ने संभाल ली। पीपीपी की बेसिकली ये पार्टी थी, यानी कि पीपीपी की जो पार्टी के जो लीडर थे ना, आसिफ अली जरदारी,
ऑफ कोर्स उनको वोट ज़्यादा मिल गया, ऑफ कोर्स और भी बंदे खड़े हुए थे, तो आसिफ अली ज़रदारी को ज़्यादा वोट मिल गए। जैसे कि मैंने आपको सीधा बताया था कि आसिफ अली ज़रदारी ने प्रॉपर एक वोटिंग सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट किया और भी बंदों ने पार्टिसिपेट किया, तो इनको सबसे ज़्यादा वोट मिल गए। ये पीपीपी की पार्टी के लीडर थे, तो बस ये फिर हुकूमत में आ गए और इन्होंने ही संभालना शुरू कर दिया पाकिस्तान को 2008 से। फिर आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में जो भी ऊपर पड़ा होता है वही दोबारा लिखना होता है। बस इतना ही था इस वीडियो में।